गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, इसने चैप्टर 3 में हमने टोटल 3 असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने बेटा अब तक डिस्कस करे हैं। फ्री कंसेंट हमने डिस्कस किया बेटा, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज हमने डिस्कस करा और लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन बेटा हमने डिस्कस किया। अब हम फोर्थ डिस्कस करेंगे बच्चे, अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। बेटा कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें लॉ एक्सप्रेसली बेटा कंसिडर करता है एज वॉइड, मतलब इन अग्रीमेंट्स को वॉइड माना जाता है। और बेटा इनमें से ना काफ़ी सारे अग्रीमेंट्स हम ऑलरेडी बेटा पढ़ चुके हैं, तो जो पढ़ चुके हैं बेटा उनको हम बस एक ओवरव्यू करेंगे उनका एक। हाँ, जो नए हैं बेटा वो हम बिल्कुल डिटेल में करेंगे बेटा। देखो कौन कौन से अग्रीमेंट्स हैं जिन्हें लॉ वॉइड मानता है। पहला, अग्रीमेंट्स बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। तो बेटा आपने तो पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल में, मुझे बताओ 3 पार्टीज ऐसी हैं जिन्हें इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। कौन कौन बेटा? माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ इज ऑल्सो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्विक्ट्स, जैसे इंसॉल्वेंट। ये पर्सन्स क्या है? इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखना, अगर कोई इनकॉम्पिटेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड माना जाएगा। ठीक है बेटे, तो आप चैप्टर 3 ही रेफर कर सकते हो, हमने डिस्कस किया था बेटा कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज बहुत डिटेल में। अच्छा, सेकंड जो अग्रीमेंट हमने पढ़ा हुआ है बेटा, अग्रीमेंट मेड अंडर बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो बेटा अगर आपको इसी चैप्टर में बच्चे फ्री कंसेंट टॉपिक याद हो तो हमने किया था फ्री कंसेंट कब माना जाता है। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। कौन कौन सी 5 चीजें बेटा? कोएर्जन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक में अगर आपको याद हो तो हमने करा था 2 तरह की मिस्टेक होती है, एक तो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अगर आपको याद हो तो 2 मिस्टेक्स थी, यूनिलेटरल और बायलेटरल। बेटा यूनिलेटरल मिस्टेक कौन सी थी? जहां पर मिस्टेक हुई है एक पार्टी से, ठीक है, और बायलेटरल मिस्टेक वो है जहां पर मिस्टेक हुई है ऑन द पार्ट ऑफ बोथ पार्टीज। तो बेटा अगर एक पार्टी से बेटा मिस्टेक हुई है, अगर एक पार्टी से मिस्टेक हुई है मतलब यूनिलेटरल मिस्टेक है बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट बच्चे वैलिड होता है। लेकिन हां, अगर मिस्टेक दोनों पार्टीज के पार्ट पे हुई है बायलेटरल, तो बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है। और इसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था डीलर इन ऑयल वाला, ठीक है। बायर ने सेलर को ये नहीं बताया था उसे कौन सा टाइप ऑफ ऑयल परचेज करना है, तो यहां पर मिस्टेक बायर से भी हुई है क्योंकि उसने नहीं बताया, और सेलर से भी हुई है क्योंकि उसने नहीं पूछा। इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेसली वॉइड माना गया है। ठीक है बेटा, चैप्टर 3 आप रेफर कर सकते हो, फ्री कंसेंट हमने पढ़ा हुआ है। देखो अगला, अग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल। तो एक बार बताओ बेटा, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल कब माना जाता है? इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, पढ़ा है ना, इफ इट डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, if it involves injury to a person or property of a person, if it is immoral and if it is opposed to public policy। ठीक है, ये भी बेटा हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है, रेफर चैप्टर 3 अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। अच्छा, डी पॉइंट बेटा कल ही पढ़ा है, agreement the consideration or object which of which is unlawful in parts
मतलब पार्ट कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। तो पार्ट कंसिडरेशन लॉफुल है, पार्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल है, एंड बोथ पार्ट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब लॉफुल पार्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अनलॉफुल पार्ट। तो लॉफुल वाला पार्ट बेटा वैलिड, अनलॉफुल वाला पार्ट वॉइड। अगर लॉफुल पार्ट एंड अनलॉफुल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड तो पूरे का पूरा अग्रीमेंट बेटा वॉइड होगा। ये हमने बच्चे ये तो कल ही पढ़ा है, ठीक है। फिर ई पॉइंट, अग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन। याद रखना बेटा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए बेटा कंसिडरेशन का होना जरूरी है। तो अगर किसी अग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है। हाउएवर इस रूल के बेटा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हमने चैप्टर 2 में पढ़े हैं। नो कंसिडरेशन इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट। कुछ एक्सेप्शंस नहीं पढ़े हमने, कौन कौन से? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्रॉमिस टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, प्रॉमिस टू पे फॉर टाइम बार्ड डेट, चैरिटी, गिफ्ट, है ना, ये सब पॉइंट्स हमने बेटा पढ़े हुए। एजेंसी, तो इन केसेस में बेटा ऑल्दो देयर इज नो कंसिडरेशन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, ठीक है। अच्छा, अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। बेटा सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग चैप्टर 1 याद रखो, मैंने क्या कहा था? दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं बच्चे, दोनों के बीच में कंसेंसस एड ईडम होना जरूरी है। मतलब देयर शुड बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी बिटवीन बोथ पार्टीज। बिल्कुल सर्टेनिटी होनी चाहिए दोनों पार्टीज के दिमाग में। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियर इन द माइंड्स ऑफ बोथ पार्टीज। चैप्टर 1 में बेटा पढ़ा हुआ है। अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, चैप्टर 1 में बेटा बता चुका हूं। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, याद करो मैंने क्या कहा था? आप जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो ना बेटा, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। उसे परफॉर्म करना इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अगर इम्पॉसिबल है तो बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी बच्चे पढ़ चुके हैं वेरियस चैप्टर्स में, तो इन्हें आप उन चैप्टर्स से बेटा गो थ्रू कर लेना, ठीक है ना। नए पॉइंट्स करना शुरू करें तो टोटल बेटा 7 पॉइंट्स, टोटल कितने हैं बेटा? 7 पॉइंट्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। करना शुरू करें। नया पॉइंट बेटा, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ध्यान से बेटा मेरी बात सुननी है, सिंपल सी। हेडिंग लिखना पहले, अग्रीमेंट्स expressly declared as void. Agreements expressly declared as void. और बेटा इसमें H पॉइंट अब हम पढ़ने वाले हैं। अग्रीमेंट in restraint of marriage. Agreement in restraint of marriage. हेडिंग लिखो बेटा, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। चलो बेटा मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना है बच्चे। बेटा पहले ना इस वर्ड का मतलब समझो। रिस्ट्रेंट,
बेटा रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है बेटा रोकना। लिखना चाहो लिख लो बेटा। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना। बेटा पता है लॉ क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनना। लॉ कहता है हर पर्सन को, लॉ कहता है हर पर्सन के पास ये राइट है। ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूंगा। हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपना जीवन साथी, हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपना जीवन साथी ढूंढ सकता है एज पर हिज चॉइस। तो हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपनी पसंद अनुसार अपना जीवन साथी ढूंढ सकता है, अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ सकता है, मैरिज कर सकता है। ये हर पर्सन के पास राइट है कि वो एज पर हिज चॉइस अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ सकता है फॉर मैरिज। ठीक है, अच्छा अब सुनना बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। फिर लॉ ने क्या कहा, कोई भी अग्रीमेंट, लॉ ने कहा कोई भी अग्रीमेंट जो किसी पर्सन को ये राइट एक्सरसाइज करने से रोकता है, तो कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो किसी भी पर्सन को ये राइट एक्सरसाइज करने से रोकता है। मैंने क्या कहा बेटा, कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो किसी भी पर्सन को इस राइट को एक्सरसाइज करने से रोकता है, मतलब रिस्ट्रेन करता है। तो कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो किसी पर्सन को ये राइट एक्सरसाइज करने से रोकता है बच्चे, तो ऐसे अग्रीमेंट को बेटा वॉइड माना जाएगा। आप किसी पर्सन को उसका राइट एक्सरसाइज करने से रोक नहीं सकते। तो अगर आप किसी पर्सन को उसका राइट एक्सरसाइज करने से, किस चीज का राइट बेटा, वो अपनी चॉइस के हिसाब से अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ सकता है। इस राइट को एक्सरसाइज करने से अगर आप किसी पर्सन को बेटा रोकते हो, रिस्ट्रेन करते हो, तो वो बेटा अग्रीमेंट आपका वॉइड है। लॉ कहता है हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपनी चॉइस के हिसाब से अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ सकता है, मैरिज कर सकता है। तो कोई भी अग्रीमेंट जो किसी पर्सन को उसका ये राइट एक्सरसाइज करने से रोकता है, वो बेटा अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। कॉपी करो बच्चे। फिर मैं आपसे ना कुछ जरा बातें और करूंगा। समझ आया बच्चे सबको? चलें आगे चलें। चलो अब बेटा मेरी बात जरा सुननी है ध्यान से। बेटा रिस्ट्रेन ना दो तरह के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेंट। आप दो तरह के रिस्ट्रेंट आप इंपोज कर सकते हो। दो तरह के कौन से बेटे? लिखो बेटे। एक को तो हम कहते हैं बच्चे एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, और एक होता है बच्चे पार्शियल रिस्ट्रेंट। तो
एक होता है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट और एक होता है पार्शियल रिस्ट्रेंट। बेटा ये क्या होता है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट क्या है, पार्शियल रिस्ट्रेंट क्या है, बेटा समझना है, सिंपल बात है। ये देखो ए और ये है बेटा मिस बी, ए और मिस बी, ठीक है बेटा। अब हुआ क्या, ए ने मिस बी को कहा कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपीस पे करूंगा, मैं तुम्हें 5 लाख रुपीस पे करूंगा, प्रोवाइडेड यू डू नॉट एवर मैरी। शर्त एक है बेटा, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए पे करूंगा, शर्त एक है, तुम लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर किसी से मैरिज नहीं करोगी, तुम लाइफ लॉन्ग तुम किसी से मैरिज नहीं करोगी। पक्का बताओ बेटा, क्लियर हुआ? तो बात समझो बेटे, मुझे पहले ये बताओ, मैंने मिस बी के ऊपर रिस्ट्रेन लगाया है ना बेटा, रिस्ट्रेंट इंपोज किया है, मैंने मिस बी को रोका है, किस चीज से बेटा, मैरिज करने से। और बेटा लॉ क्या कहता है, आप किसी पर्सन को मैरिज करने से रोक नहीं सकते, हर पर्सन का राइट है कि वो अपने पर चॉइस की पर्सन के हिसाब से, अपने चॉइस के पर्सन के साथ मैरिज कर सकता है। तो अगर आप किसी पर्सन को रोकते हो मैरिज करने से, तो बेटा इस टाइप का अग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। मेरी बात समझना बेटा, लैंग्वेज देखनी है। मैंने मिस बी को 5 लाख रुपए किस बात के दिए, तुम जिंदगी भर तुम मैरिज नहीं करोगी, इसे बेटा कहा जाता है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट रिस्ट्रेंट, मैरिज करनी ही नहीं है, कंप्लीट रिस्ट्रेंट। बेटा ये है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट। एब्सोल्यूट मतलब पूरा, कंप्लीट, मैरिज करनी ही नहीं है, दिस इज एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, ठीक है। अच्छा बेटा फिर देन व्हाट इज दिस पार्शियल रिस्ट्रेंट। अभी देखो बेटा, एग्जाम्पल, ए और मिस बी, बेटा अब ए ने मिस बी को कहा मैं तुम्हें 5 लाख रुपीस दूंगा, शर्त क्या है, प्रोवाइडेड यू डू नॉट मैरी मिस्टर एक्स। अब डिफरेंस समझो बेटा, मैंने मिस बी को बिल्कुल मैरिज करने से नहीं रोका है, मैंने ये नहीं कहा मैरिज करनी ही नहीं है, मैंने कहा शौक से कर, शौक से कर, तेरी बारात में मैं भी शामिल हूंगा, बस मिस्टर एक्स से मैरिज नहीं करनी है, उस बात का 5 लाख रुपए देता हूं। तो एक बात समझो बेटा, मैंने एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन इंपोज नहीं करा है, मैंने पार्शियल रिस्ट्रेंट इंपोज किया है। पार्शियल मतलब मैं मिस बी से क्या कह रहा हूं, मैरिज कर, शौक से कर, कोई दिक्कत नहीं है, बस मिस्टर एक्स से मैरिज नहीं करनी है। मतलब मैंने रिस्ट्रेंट तो इंपोज किया है, रोका तो है मैंने मिस बी को, लेकिन बेटा एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट नहीं है। कौन सा रिस्ट्रेंट है बेटा, पार्शियल रिस्ट्रेंट। मैंने कहा है मैरिज कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिस्टर एक्स से नहीं करनी है मैरिज। तो ये रिस्ट्रेंट कौन सा है बेटे, पार्शियल रिस्ट्रेंट। तो एब्सोल्यूट तो मतलब शादी करने से ही रोक रहा हूं, और पार्शियल रिस्ट्रेंट मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन से करने को रोक रहा हूं। बात समझ आई बेटा। लेकिन बेटा लॉ ने एक बात पता है क्या कही, लॉ ने कहा आप
पूरे तरीके से रिस्ट्रेन लगाओ या पार्शियल रिस्ट्रेंट लगाओ, फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट बेटा क्या माना जाएगा? वॉइड। तो पार्शियल रिस्ट्रेंट हो या एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट हो बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट वॉइड है बेटा। लो बच्चे कॉपी करो। मेरे ख्याल से बच्चे रिस्ट्रेंट इन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज बेटा क्लियर हुआ है सबको। समझ आया बच्चे? आओ एक रीडिंग मान लें बेटे। आओ देखो क्या कहता है बेटा अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। देखो, एवरी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर इज वॉइड। इसका मतलब बेटा माइनर की मैरिज पे बेटा रिस्ट्रेन लगाया जा सकता है, वो वैलिड होगा बेटे, ठीक है। माइनर के केस में वैलिड होगा, हां बाकी केसेस में बेटा क्या है आपका? वॉइड है। फिर अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज कैन बी आइदर कंप्लीट रिस्ट्रेंट, बेटा कंप्लीट मतलब एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, तो या तो रिस्ट्रेंट एब्सोल्यूट होगा या फिर पार्शियल रिस्ट्रेंट, एंड बोथ शैल बी कंसिडर्ड एज वॉइड अग्रीमेंट्स। सब बताओ बेटा, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज क्लियर हुआ? आ जाओ फिर हम एक और करेंगे बेटा, आई पॉइंट। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इंपॉर्टेंट है बेटे। आई पॉइंट, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। चलो बेटा मेरी बात समझना, जैसे पिछला पॉइंट किया था ना वैसे ही करेंगे बेटा। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है कि हर पर्सन के पास ये राइट है, हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो न्याय मांगने के लिए, हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो न्याय मांगने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो हर पर्सन के पास ये राइट है बेटा कि वो न्याय की गुहार लगाने के लिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। मतलब वो लीगल प्रोसीडिंग्स दूसरी पार्टी के अगेंस्ट एक्सरसाइज कर सकता है, वो दूसरी पार्टी के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहे इन केस ऑफ डिफॉल्ट तो वो ले सकता है। तो बेटा लॉ क्या कहता है? कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। लॉ कहता है हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो जब मर्जी न्याय की गुहार लगाने के लिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। वो हमारे पास आ सकता है न्याय मांगने के लिए, हम न्याय दिलाएंगे उसे। फिर बेटा उन्होंने क्या कहा? कोई भी अग्रीमेंट जो किसी पार्टी को, कोई भी अग्रीमेंट जो किसी पार्टी को इस राइट को एक्सरसाइज करने से रोकता है, तो कोई भी अग्रीमेंट जो किसी पार्टी को इस राइट को एक्सरसाइज करने से रिस्ट्रेन करता है, रोकता है, तो ऐसे अग्रीमेंट को बेटा वॉइड माना जाएगा, क्योंकि हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो न्याय
इंसाफ मांगने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो कोई भी अग्रीमेंट जो किसी भी पर्सन से ये राइट छीनता है, उस अग्रीमेंट को बेटा वॉइड माना जाएगा। बात बेटा समझ आई सबको? कॉपी करो बेटा। तो बेटा याद रखना, हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो इंसाफ मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए कोर्ट का दरवाजा, कानून का दरवाजा खटखटा सकता है। कोई भी अग्रीमेंट जो किसी पर्सन को ये राइट एक्सरसाइज करने से रोकता है, कोर्ट में जाने से उसे रोकता है, तो याद रखना ऐसा अग्रीमेंट बेटा वॉइड माना जाएगा। समझ आया बेटा सबको? अब मेरी बात जरा सुनना ध्यान से, जो मैं कहूंगा बेटा। यहां पर भी ना, जैसे पिछले वाले केस में था बेटा, यहां पर भी वही बात है। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेंट बेटा दो तरह के हैं। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेंट दो तरह के हैं। एक तो है बेटा एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, एक तो है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, और एक हम कहते हैं रिस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। इसे आप चाहो तो पार्शियल रिस्ट्रेंट भी कह सकते हो। तो रिस्ट्रेंट दो तरह के हैं, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट और रिस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, देखना बेटा। अज्यूम करो बेटा, दो पार्टी से ए और बी, इन दोनों के बीच में बचे एक अग्रीमेंट हुआ। इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, ठीक है। चलो बेटा, अब हुआ क्या, इस अग्रीमेंट में ना, इस अग्रीमेंट में दोनों पार्टीज ने ना एक क्लॉज डलवा दिया। इस अग्रीमेंट में दोनों पार्टीज ने क्लॉज डलवा दिया। क्या? नाइदर ऑफ द पार्टीज विल टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो इन्होंने अग्रीमेंट में एक क्लॉज डलवा दिया कि हम दोनों में से कोई भी पार्टी एक दूसरे के ऊपर लीगल एक्शन नहीं लेगी अगर वो पार्टी क्या कमिट करती है, डिफॉल्ट। मतलब अगर दूसरी पार्टी डिफॉल्ट कमिट करती है तो हम वादा करते हैं कि हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेंगे। ऐसा एक क्लॉज उन्होंने बेटा अग्रीमेंट में डलवा दिया। बात समझ आई कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट। बात समझ आई बेटा? बेटा लॉ ने क्या कहा? लॉ ने कहा यहां पर आप, इस केस में आप रिस्ट्रेन लगा रहे हो, आप दूसरी पार्टी को न्याय मांगने से रोक रहे हो, और ऐसा अग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। क्योंकि इंडिया में बेटा हर पर्सन के पास यह राइट है कि वो न्याय मांगने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, और आपने इस अग्रीमेंट के थ्रू उस राइट पे रिस्ट्रेन लगा दिया, रोक रहे हो आप। तो दिस इज अग्रीमेंट
इन restraint of legal proceedings. This is agreement in restraint of legal proceedings. आप लीगल एक्शन लेने से रोक रहे हो बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। यह अग्रीमेंट बच्चे वॉइड माना जाएगा आपका। आप किसी पर्सन को लीगल एक्शन लेने से रोक नहीं सकते हो। न्याय सबके लिए बराबर है। न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा हर पर्सन जब मर्जी खटखटा सकता है। कोई दूसरा पर्सन उसे यह राइट एक्सरसाइज करने से रोक नहीं सकता। लो बेटा कॉपी करो इसे। समझ आया बेटा सबको? अभी बात करते बेटा आगे, ध्यान से सुनिए मेरी बातें अभी। अब बेटा ये क्या है? अग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। देखना बेटा ध्यान से जरा, ए और बी। बेटा हुआ क्या, ये बेटा मनी लेंडर है, बी आपका मनी लेंडर है। ए ने क्या किया? बी से एक लोन लिया 1 लाख रुपए का। बेटा मनी लेंडर बेचारा वैसे बहुत शरीफ था, बहुत शरीफ बेटा। वैसे मनी लेंडर्स जनरली बहुत श्रूड होते हैं, लेकिन ये मनी लेंडर भी बहुत शरीफ बेटा। ए उतना ही चलाक बेटा। इसने क्या करा? ए ने ना बच्चे अग्रीमेंट में एक क्लॉज डलवा दिया। उसने अग्रीमेंट में एक क्लॉज डलवा दिया। याद करना बेटा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसने ना बच्चे ए ने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा हुआ है उसने बेटा? लिमिटेशन एक्ट पढ़ा हुआ है। और बच्चे लिमिटेशन एक्ट में ना साफ साफ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा, लिमिटेशन एक्ट में साफ साफ एक बात लिखी हुई है कि आप कोई भी डेट रिकवर कर सकते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट इट फॉल्स ड्यू। मतलब ड्यू डेट से 3 साल तक आप किसी भी डेट को बेटा क्या कर सकते हो? रिकवर। अगर वो डेट आपने 3 साल तक रिकवर नहीं करा, अगर आपने वो डेट 3 साल तक रिकवर नहीं करा, तो उसके बाद वो डेट बेटा बन जाता है टाइम बार्ड डेट, और उसके बाद आप चाह के भी उस डेट को रिकवर नहीं कर पाओगे। बेटा थोड़ा सा डेट्स देके के बता दूं आपको। ये देखो, ए ने ये लोन लिया था 1 Jan 2016 को, और उसने ये लोन लिया था फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। तो बताओगे बेटा इसकी ड्यू डेट क्या है? इस लोन की बच्चे ड्यू डेट क्या है? 1 Jan प्लस 6 months करो, 1 July 16। ये इस लोन की बेटा ड्यू डेट है। अब सुनना बेटा, लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है? लोन डेट 3 साल तक रिकवर हो सकता है। कब से 3 साल? जब से वो ड्यू हुआ है। और ये डेट बेटा 1 जुलाई 16 को ड्यू हुआ है बेटा, तो ये डेट ना मैक्सिमम कितने साल तक रिकवर हो सकता है? 1 जुलाई 16 से बेटा 3 साल। तो 1 जुलाई 16 से अगर मैं 3 साल काउंट करूं तो 30 जून 19 आता है बेटा। 1 जुलाई 16 से अगर मैं 3 साल काउंट करूं तो 30 जून 19 आता है। मतलब ये डेट मैक्सिमम 30 जून 19 तक क्या हो सकता है? रिकवर। तो बी ने अगर ये डेट 30 जून 19 तक रिकवर कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसके बाद ये डेट क्या बन जाएगा? टाइम बार्ड। पक्का बेटा ए को इस लिमिटेशन एक्ट की नॉलेज थी, लेकिन बेटा अनफॉर्चुनेटली बी को, मनी लेंडर को, इस लिमिटेशन एक्ट की नॉलेज नहीं थी। अब बेटा ए ने क्या करा?
ए ने ना चालाकी से अग्रीमेंट में एक क्लॉज डलवा दिया। क्या? नाइदर पार्टी विल टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट another party for a period of 3 years. मतलब 3 years। तो बेटा बेसिकली ना जो ए था उसने क्लॉज इस अग्रीमेंट में क्या दिलवा दिया कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे पे 3 साल तक 1 जुलाई 16 से 3 साल तक लीगल एक्शन नहीं लेगा। मतलब बेटा एक बात समझो, ये अग्रीमेंट दोनों को लीगल एक्शन लेने से नहीं रोक रहा है। ये कह रहा है 3 साल तक नहीं लेना है, उसके बाद लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल तक कोई पार्टी लीगल एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि बेटा ए को अच्छी तरह पता था अगर बी ने मुझ पे 3 साल तक लीगल एक्शन नहीं लिया तो उसके बाद वो चाह के भी मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये डेट एज पर लिमिटेशन एक्ट क्या बन जाएगा? टाइम बार्ड बन जाएगा। तो ए ने बड़ी चालाकी से बेटा इस अग्रीमेंट में क्लॉज डलवा दिया कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे पे लीगल एक्शन नहीं लेगा 3 साल तक। उसके बाद लो ना, कौन रोक रहा है, लेकिन 3 साल तक नहीं लेना है। तो बेटा आप इसे चाहो तो ना पार्शियल रिस्ट्रेंट भी कह सकते हो। पार्शियल क्यों? क्योंकि आपने ना ऑल टुगेदर लीगल एक्शन लेने से नहीं रोका है, आपने सिर्फ 3 साल के लिए लीगल एक्शन लेने से रोका है। तो इसे हम कहते हैं रिस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। लॉ ने क्या कहा? अगर आप किसी को लीगल एक्शन लेने से रोकते हो तो ऐसे अग्रीमेंट को बच्चे क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। तो ये जो अग्रीमेंट है जो बी को लीगल एक्शन लेने से रोक रहा है, ऐसा अग्रीमेंट बेटा वॉइड होगा। पहले मुझे बताओ, बात समझ आई? पक्का? कॉपी करो बेटा। फिर एक छोटी सी बात मुझे और करनी है। समझ आया बेटा दोनों केसेस? समझ आया बेटा? चलो अब आओ बेटा यहां पर देखो, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, absolute restraint or restraint with respect to time period. An agreement by which one party restrains another absolutely from enforcing his rights under the contract is known as absolute restraint and considered as void. मतलब हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे ही नहीं, आज क्या 3 साल बाद क्या, कभी भी नहीं। ठीक है, void है बेटा, absolute restraint है। अच्छा, restraint with respect to time period बेटा, as per limitation act a debt can be recovered within a period of 3 years from due date. Thereafter any agreement between two parties restricting their right to take legal action within a period of 3 years is in restraint of legal proceedings and hence void. याद रखना बेटा, कोई भी डेट कितने साल तक रिकवर हो सकता है? 3 साल तक। तो अगर आप किसी पार्टी को 3 साल तक लीगल एक्शन लेने से रोकते हो तो ऐसा अग्रीमेंट बेटा वॉइड माना जाएगा। बात समझ आई? ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट नहीं है, आपने कंप्लीटली नहीं रोका है, आपने सिर्फ 3 साल तक रोका है, उसके बाद लो ना लीगल एक्शन, कोई नहीं रोक रहा है, तो आप इसे पार्शियल रिस्ट्रेंट कह सकते हो। वैसे उन्होंने यूज नहीं करी है ये टर्म, लेकिन आप चाहो तो कह सकते हो बेटा पार्शियल रिस्ट्रेंट। बात समझ आई? अभी एक बेटा छोटी सी बात मुझे और करनी है, इसका ना एक एक्सेप्शन भी है बेटा, ये सुनने वाला है जरा थोड़ा सा ना। However, if both parties enter into an agreement to refer any dispute among themselves to arbitration,
then such agreement shall not be considered as agreement in restraint of legal proceedings and therefore will be valid. मैं आपको बेटा अभी समझा देता हूं, बहुत सिंपल सी बात है. अब जो बेटा मैंने आपको केस बताया ना, अब उसमें एक चीज आती है बेटा, आर्बिट्रेशन. ध्यान से सुनना बेटा. बेटा अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, बस सिंपल बात है. ए और बी, बेटा अज्यूम करो ए और बी दो पार्टीज हैं. एक बेटा कॉन्ट्रैक्ट में दोनों एंटर होते हैं, दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, ठीक है. अब बेटा उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डलवाया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डलवाया. इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, मतलब कल को अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट्स अराइज करते हैं, देन नो पार्टी शैल टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट अनदर. तो बेटा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज क्या डलवाया, अगर फ्यूचर में हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो कोई पार्टी दूसरे के ऊपर लीगल एक्शन नहीं लेगी, ठीक है. इंस्टेड वी विल refer the case to arbitration. Instead, we will refer the case to arbitration. Instead, we will refer the case to arbitration. तो बेटा उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना जो मैं कहूँगा. बेटा उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज क्या लिखा हुआ है कि अगर फ्यूचर में हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो हम में से कोई भी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएगा, लीगल एक्शन नहीं लेगा, ठीक है. कोई केस कूस नहीं करना है, बल्कि हम लोग आर्बिट्रेशन करवाएंगे. हम लोग क्या करवाएंगे, आर्बिट्रेशन. बेटा ये आर्बिट्रेशन क्या होता है, बहुत सिंपल कंसेप्ट बेटा आर्बिट्रेशन पता क्या होता है. आर्बिट्रेशन मीन्स आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. आर्बिट्रेशन मीन्स आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. बेटा होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूं. बेटा होता क्या है, जब दो लोगों के बीच में बेटा डिस्प्यूट्स होते हैं ना, तो कोर्ट क्या करता है, सुनो ध्यान से सुनना बेटा. जब दो लोगों के बीच में बेटा डिस्प्यूट्स होते हैं ना, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट ना बच्चे एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवा देता है. जो कोर्ट है वो क्या अपॉइंट करवा देता है, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवा देता है. और बेटा इस आर्बिट्रेटर का काम क्या होता है, ये ए और बी के बीच का जो डिस्प्यूट है ना, ए और बी के बीच का बेटा जो डिस्प्यूट है, उसको सॉर्ट आउट करने में ये आर्बिट्रेटर क्या करता है, मदद करता है. बेटा ये दोनों पार्टीज के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, एक मिडलमैन का काम करता है. और बेटा इनकी लड़ाई सुलझाने में ये एक अहम भूमिका निभाता है. बात समझ आई बेटा. तो बेटा उन्होंने क्लॉज क्या डलवाया था कि अगर कल को कोई डिस्प्यूट्स हमारे बीच में आते हैं तो हम लोग लीगल एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन आर्बिट्रेशन हम करवाएंगे. पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई. तो बेटा लॉ ने क्या कहा है, सुनो. लॉ ने कहा है, मैं आपको एक बार बताऊं बेटा,
लॉ हमेशा ना आर्बिट्रेशन को इंकरेज करता है। लॉ चाहता है कि पार्टीज एक दूसरे पे केस फाइल ना करें, क्योंकि बेटा कोर्ट का भी तो कीमती समय खराब होता है ये फिजूल से मैटर्स में। तो कोर्ट तो चाहता है कि पार्टीज कोर्ट का दरवाजा, कोर्ट का टाइम खराब ना करें, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें, एक रूम में उनको बिठा देगी। तो कोर्ट क्या करेगा बेटा, एक रूम दे देगा, वहां पर तीनों पार्टीज, कौन तीनों, ए बी आर्बिट्रेटर बैठ के अपने आपस का मामला सुलटा सकते हैं बेटा। कोर्ट तो चाहता है कि पार्टीज बेटा लीगल एक्शन ना लें, एक दूसरे पे केस फाइल ना करें, कोर्ट का समय खराब होता है। कोर्ट बेटा आर्बिट्रेशन को क्या करता है, एंकरेज करता है। तो कोर्ट पता है क्या कह रहा है, अगर आप लीगल एक्शन नहीं लेते हो एक दूसरे पे और आर्बिट्रेशन करवाते हो, तो ऐसे अग्रीमेंट को वॉइड नहीं, ऐसे अग्रीमेंट को क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। हां, अगर आप लीगल एक्शन लेते ही नहीं और आर्बिट्रेशन भी नहीं करवाते, दैट इज वॉइड। लेकिन अगर आप लीगल एक्शन की जगह आर्बिट्रेशन करवाना चाहते हो, करवाओ, दैट इज वैलिड। कोर्ट तो बेटा आर्बिट्रेशन को एंकरेज करता है। कोर्ट कहता है यार इन छोटे मोटे मैटर्स के लिए हमारा समय खराब मत करो, पक्का हम एक पर्सन अपॉइंट करवा देते हैं, वो तुम्हारे बीच में बैठ के जो भी तुम्हारी लड़ाई है उसे सुलटा देगा बेटा। तो कोर्ट तो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें बेटा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, केस कूस फाइल करने की जरूरत ही नहीं है बेटे। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई जो मैंने कहा। तो आर्बिट्रेशन बेटा एक एक्सेप्शन है, तो याद रखना अगर पार्टीज आर्बिट्रेशन करवाना चाहती हैं, शौक से करवाएं बेटा, वो अग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड होगा। तो आर्बिट्रेशन के अग्रीमेंट्स दे आर वैलिड। समझ आया बच्चे सबको? चलो कॉपी कर लो बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से पूरा केस क्लियर हुआ बेटे। चलो बच्चे बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।